मेरा नाम अभिमन्यु है। मेरी उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी जब मैं थाना अमेठी में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुआ था। मुझे उस थाने का माहौल देखकर बड़ी परेशानी हुई थी। इस थाने में पूरा राग डफली ही बिगड़ा हुआ था। कोई किसी की बात नहीं सुनता था। हवलदार से लेकर एसपी तक के पद पर बैठे लोग जब तक लोगों से रिश्वत ना ले लेते उनका कोई काम नहीं करते थे। लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही जज्बा था। मैं चाहता था कि मैं जनता की सेवा करूं, उनकी शिकायतें सुनूं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूं। मैं किसी से भी रिश्वत नहीं लेता था। इंस्पेक्टर जय भी मेरे इस जज्बे से बहुत खुश थे। दरअसल वो खुद भी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस थाने में वो एक अकेले ऐसे इंसान थे जिन्हें मैंने लोगों का हमदर्द देखा था। मैं अक्सर उन्हीं के साथ रहता। वैसे भी सब इंस्पेक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी ज़्यादातर उन्हीं के साथ लगा करती थी। एक दिन सुबह 11 बजे का समय था। हम सुबह की चाय पी रहे थे कि बाहर से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक औरत अपना सीना पीटती हुई अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जबकि हवलदार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तब इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जाकर उस औरत को अंदर ले आओ। मैंने उस औरत को अंदर आने का कहा तो उस औरत को थोड़ी तसल्ली हुई। वो हमारे सामने हाँफती काँपती हुई कुर्सी पर आकर बैठ गई। उस औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसकी हालत वाकई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। वो औरत शादीशुदा थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 22-23 साल की होगी। मैंने कहा, मैडम जी क्या हुआ आपको? आप इतना रो क्यों रही हैं? वो औरत रोते हुए बोली, मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मेरा पति 1 महीने से घर नहीं आया है। मुझे डर लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, कहीं मेरे पति को कुछ हो न गया हो। उसके दुश्मन भी बहुत थे। मुझे लगता है किसी ने जरूर उसे अगवा कर लिया है, या फिर भगवान न करे। इतना कहकर वो औरत और जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देखकर मैं भी बड़ा परेशान हुआ। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। वो औरत अब रो रो कर थक चुकी थी और इंस्पेक्टर साहब ने उससे कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, तो वो बड़ी परेशान और हैरान होकर उन्हें देखने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने सिर से पांव तक उस औरत को देखा और बोले, ठीक है मैडम, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर अपनी खोजबीन पूरी करके आपको थाने बुला लेंगे। बाकी सवाल जवाब बाद में करेंगे। फिलहाल आप अभी घर जाएं। इंस्पेक्टर साहब के कहने के बावजूद भी वो औरत फिर से अपना सीना पीटने लगी। आप नहीं जानते मैं कितनी परेशान हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, वरना मैं ऊपर तक जाऊँगी। सबको कहूँगी कि पुलिस वाले मेरी कोई भी मदद नहीं करते हैं। खैर बड़ी मुश्किल से हमने उसे थाने से बाहर निकाला। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, इस औरत पर खास ध्यान रखना है। ये औरत बड़ी चालाक लगती है। इसका पति ना मिला तो ये हमारी शिकायत भी लगा सकती है। मैं इस केस को खुद हैंडल करूंगा। फिर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, आज शाम को ही हम इस औरत को खबर दिए बगैर इस औरत के घर चलेंगे। तुम इस औरत के बारे में पता लगाओ कि ये किस मोहल्ले से आई है। मैंने बाहर खड़े हवलदार से कहा कि इस औरत का पीछा करो। वो हवलदार उस औरत के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने आकर उस औरत का अता पता बता दिया कि वो कहाँ रहती है। उस औरत का मकान नंबर भी पता चल गया था। छानबीन करने के बाद पता चला कि सच में उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन हुलिये से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बरसों की बीमार हो। फिर शाम के समय इंस्पेक्टर जय ने मुझे बुलाया और कहने लगे, तैयार हो जाओ, हम उस औरत के घर चलेंगे। फिर पुलिस की वर्दी में ही हम उस औरत के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो आसपास के लोग आकर हमें शक भरी नज़रों से देखने लगे। उन्हें लगा कि ना जाने हम किस मकसद से आए हैं। तब मैंने उस औरत के पड़ोसी से पूछा, क्या आप इस औरत को जानते हैं? ये कौन है? इसके साथ आखिर क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया और अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगा कि भगवान बचाए ऐसे इंसानों से। ये तो पति पत्नी सारा दिन और सारी रात लड़ते रहते हैं। भगवान ही जानता है, इन्होंने तो मोहल्ले का सुकून ही बर्बाद कर दिया है। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, लेकिन इस औरत ने तो रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि इसका पति अगवा हो गया है। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, बस हमें तो यही पता है कि इस औरत ने और इसके पति ने हमें बड़ा तंग कर रखा है। बूढ़ा आदमी ये कहकर चला गया, लेकिन मेरे पास सोचने की एक और वजह मिल गई थी। तभी उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। उस औरत की आंखें लाल और सूजी हुई थी।
तब भी वो रो रही थी। हमने उस औरत से अंदर आने की अनुमति ली। उसने हमें घर के अंदर बुला लिया और हम घर के अंदर आ गए। घर के अंदर जाकर इंस्पेक्टर जय ने घर का पूरा जायजा लिया। वो औरत डरी हुई निगाहों से हमें देख रही थी, जैसे उसे किसी बात को पता चल जाने का डर महसूस हो रहा हो। वो औरत कहने लगी, आपको यहाँ क्या मिलेगा? मेरा पति गुम हो गया है, आप उसे ढूंढते क्यों नहीं? आप मेरे घर क्या लेने आए हैं? इंस्पेक्टर जय ने घूरकर उस औरत को देखा तो वो चुप हो गई, लेकिन अब मुझे उसके शब्द बड़े ही अजीब लग रहे थे। अपनी परेशानी भूलकर उसे हमारे घर आने की फिक्र लग गई थी। वो बार बार हमें घर से जाने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर जय ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैडम आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चली जाएं, हमें अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर जय की बात सुनते ही उस औरत के हाथ पांव ठंडे हो गए। क्यों जी, बाहर क्यों जाऊं? मैं क्या कोई चोर हूँ? ये मेरा घर है, मैं अपने घर से बाहर क्यों जाऊं? इंस्पेक्टर जय ने कहा, मैडम आपको थोड़ी देर के लिए चुप होना पड़ेगा। इंस्पेक्टर जय ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो वो औरत घबरा गई। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर जय मुझे लेकर घर से बाहर आ गए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, अच्छा था कि हम घर की तलाशी ले लेते। आखिर वो औरत हमें घर पर अकेला छोड़ने से हिचकिचा क्यों रही थी? वो कहने लगे, तुम नहीं समझे, मैं उस औरत को आजमा रहा था। उसके व्यवहार से पता चल गया कि उसे परेशानी इस बात की है कि हमें किसी सच का पता न चल जाए। अगर ये परेशान होती, अपने पति की याद में तड़प रही होती, तो अपनी परेशानी में इंसान इतनी बातें नहीं सोचता। खैर अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए। वो औरत भी शायद ये सोचकर चुप हो गई होगी कि शायद उसके पति की खोजबीन करने में कहीं उसका सच खुलकर सामने ना आ जाए, इसीलिए उसने दोबारा हमसे संपर्क नहीं किया था। लेकिन वो औरत इंस्पेक्टर साहब की नज़रों में आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि तुम अपने कपड़े बदलो, हम भेष बदल कर उस औरत के घर जाएंगे, देखेंगे कि अब वो क्या कहती है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी वर्दी उतारी और पैंट शर्ट पहनकर बाहर आ गया। इंस्पेक्टर जय भी अपनी वर्दी उतार कर पैंट शर्ट पहन चुके थे। हम दोनों उस औरत के घर वाली गली में पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो अभी तक लोग जागे नहीं थे। सुबह सुबह का टाइम था, हर तरफ खामोशी का राज था। इंस्पेक्टर जय ने मुझे घर के बाहर ही रुकने को कहा और खुद उस औरत के घर के आसपास का जायजा लेने लगे। मैं देख रहा था कि वे कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उनकी नज़र एक चीटी पर पड़ी। इंस्पेक्टर साहब उस चीटी को देखते ही चौंक गए और कहने लगे, जाओ जाकर थाने से लेडीज पुलिस और कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर आओ, हमें अभी के अभी इस औरत को गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। लेकिन सर, अभी इस औरत पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, फिर हम इस औरत को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा। इंस्पेक्टर जय ने कहा, जितना कहा है उतना करो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, और यह बात तुम्हें पुलिस में सारी ज़िंदगी काम आने वाली है। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे जाने के लिए कह दिया। मैं जल्दी से थाने पहुँचा। पुलिस जीप मंगवा कर कुछ पुलिसकर्मी इकट्ठे किए और कुछ लेडीज पुलिस को साथ लेकर उस गली की तरफ चला गया। पुलिस की गाड़ी देखकर सब लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे और उस औरत के घर के बाहर जमा होने लगे, मानो कोई तमाशा लगने वाला हो। इंस्पेक्टर साहब ने उस औरत के आंसुओं की परवाह न करते हुए लेडी पुलिस को हुक्म दिया कि इस औरत को गिरफ्तार करके पुलिस जीप में डालो। थाने पहुंचकर मैं बेचैन था कि कब इंस्पेक्टर साहब इस औरत के केस से पर्दा उठाते हैं, लेकिन इसकी तो नौबत ही नहीं आई। लेडीज पुलिस ने उस औरत की दुर्गति बनाना शुरू कर दिया। उस पर बुरी तरह मार पड़ रही थी, यहाँ तक कि वो अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गई और फिर उसने खुद ही कह दिया कि उसने खुद ही अपने पति को मार दिया है। और अब मैं आपको एक एक शब्द सच सच बताऊंगी। और फिर आखिरकार उसकी कहानी उसने खुद ही सुनाई। उस औरत ने हमें बताया कि हम 2 बहनें थीं। मेरा नाम नीलम है और मेरी बड़ी बहन का नाम कोमल था। हम 2 ही बहनें थीं, हमारा कोई और बहन भाई नहीं था। मेरी माँ ज़्यादातर बीमार रहती थी और पापा के कपड़े की दुकान थी। पापा ज़्यादातर कपड़े की दुकान पर ही बैठा करते थे। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था। कोमल दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती, मैं भी अपनी दीदी के बिना रह नहीं सकती थी। दीदी की शादी 2 साल पहले हो गई थी। उन दिनों मैं 18 साल की थी। उनके जाने के बाद मैं घर में अकेलापन महसूस करने लगी। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती और पापा दुकान पर रहते। कोई और बहन भाई था नहीं।
अकेले मेरा जी घबराता था। अकेलापन अब मुझे डसने लगा था और अकेलेपन की वजह से अब मैं बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन दीदी हमारे घर आई तो कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी। दीदी की बात मुझे सही लगी। मुझे तो उनके घर में वैसे भी अच्छा लगता था। वो और उनके पति अकेले ही रहते थे। घर में किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं था। वहाँ जाकर मैं अपनी दीदी से खूब गपशप कर सकती थी। भगवान की करनी ऐसी हुई कि मैं जिस दिन दीदी के घर गई उसी दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बिस्तर से जा लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे में जीजा ने उनका बहुत ख्याल रखा। वो हर चीज़ समय पर लाते और कहते कि अपनी दीदी को बनाकर खिलाओ, मैं उसे बीमार नहीं देख सकता। एक दिन रात का समय था और मैं दीदी के साथ में बैठकर बातें कर रही थी कि तभी उन्हें नींद आ गई। मैं सोचने लगी कि अपने कमरे में जाकर सो जाऊं या फिर यहीं दीदी के पास लेट जाऊं। फिर सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है, जीजा क्या सोचेंगे, और मैं कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा बाहर खड़े जीजा जी को। मुझे अजीब सा लगा क्योंकि उनकी नज़रें आज बदली हुई लग रही थी। मैंने उनसे कोई बात नहीं की और तेजी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में बैठे मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी मुझे दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा दिल कांप कर रह गया। मैंने उठकर की होल से देखा तो बाहर जीजा जी खड़े थे। अच्छा नहीं लगता था कि वो बाहर खड़े रहें। मेरे दिमाग में आया कहीं दीदी की तबीयत खराब ना हो गई हो, इसीलिए मुझे बुलाने आए हो। तब मैंने कहा, जीजा जी क्या बात है, आपको क्या मुझे कुछ कहना है? वो बोले, हाँ तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो जीजा ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी ये हरकत देखकर मैं परेशान हो गई कि भला कोई जीजा अपनी साली के साथ ये हरकत कैसे कर सकता है। जीजा कहने लगे, मैं तो तुम्हें शुरू दिन से ही पसंद करता हूँ। तुम्हारी बहन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो वे कहने लगे कि पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, मगर तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी। मैंने कहा, जीजा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं। दीदी बीमार हैं, मैं यहाँ उनकी सेवा के लिए आई हूँ। मगर उनके ऊपर कोई और ही जुनून सवार था। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। तब मैंने उनके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और उन्हें धक्का देकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली आई। मेरे जीजा का तो बुरा हाल हो गया गुस्से के मारे, क्योंकि मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ जो मार दिया था। दीदी बेचारी दवाइयों के असर में थी, इसीलिए शायद इस शोर शराबे को सुन न सकी। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, फौरन अपने घर चले जाना चाहिए। मैं दीदी को जीजा की हकीकत भी बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकी क्योंकि सुबह सुबह मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। दीदी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। दीदी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मम्मी पापा भी अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन उसी शाम दीदी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। इस खबर ने तो जैसे मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। उस दिन मैं दहाड़े मार मार कर रोई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी दीदी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। मेरा तो सब कुछ मेरी दीदी ही थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने दीदी के साथ ही टाइम गुजारा था। दीदी मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें कर लिया करती थी। मैंने सोचा अब जीजा जी जैसे आदमी को मुंह नहीं लगाऊंगी। ऐसे घटिया इंसान से मुंह लगने का कोई तुक ही नहीं था। मैं तो अपनी दीदी की वजह से इस घर में रुकी हुई थी, लेकिन अब इस घर में रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। ज़िंदगी इंसान को ऐसे ऐसे मोड़ पर लेकर आती है जिसे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। एक शाम मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने जीजा जी खड़े थे। मैं उन्हें देखते ही डर गई। मैं कहने लगी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। मैं समझ गई थी कि इस घटिया इंसान को मुझसे क्या बात करनी है, मगर फिर भी मैंने सब्र किया और चुप रही, क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तब जीजा जी ने बड़े ही ठहरे हुए शब्दों में कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे मना किया तो अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा रिश्ता ना देने का अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी दीदी की मौत। और अब अगर तुम इनकार करोगी तो सोचो अब आगे क्या हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जीजा जी इस कदर भी गिर सकते हैं। ना जाने उनकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं उनके कहने के अंदाज को देखकर डर गई थी।
मैंने उसे आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे पास होने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई थी। अगले 1-2 दिन में उसने मेरा जवाब मालूम करने की कोशिश की, तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुमसे शादी करनी है। तुम्हें जो करना है वो कर लो। मेरी बात का जीजा जी यानी मनोज पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मेरी शादी जीजा मनोज से कर दी। फिर मैंने एक दिन उससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा और मैं ये भी समझ गई थी कि मनोज ने ही मेरी बहन की जान ली थी, और ये बात तो उसने खुद अपने मुंह से ही बोल दी थी। उस दिन जब उसने कहा था कि तुम्हारे इनकार की सज़ा तुम्हारी बहन को मिल चुकी है, तब मैंने उससे पूछा था कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया था। तब उसने साफ शब्दों में बोल दिया था कि तुम्हारी बहन को मैंने गलत दवाइयाँ दी थी, जिसकी वजह से वो बीमार रहती थी, और फिर उन्हीं दवाइयों की वजह से वो मर गई। उस घटिया इंसान की यही सज़ा थी। मैंने उसे अपने आंगन में ही गड्ढा खोद कर गाड़ दिया था। उस औरत की कहानी पूरी हो चुकी थी। यह कहकर उस औरत ने नफरत से फर्श पर थूक दिया। इंस्पेक्टर जय ने उस औरत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया और बैठकर उसकी फाइल बनाने लगे। मैंने कहा, सर, मैं एक बात सोच रहा हूँ कि आखिर आपको कैसे पता चल गया कि यह औरत ही अपने पति की कातिल है। इंस्पेक्टर जय कहने लगे, मैंने सारी उम्र इसी थाने में गुजारी है और मैं जानता हूँ कि किस इंसान के बात करने का मतलब और अंदाज क्या होता है। मैं बिना बताए उस दिन उस औरत के घर गया और अपने शब्दों में इस औरत से बात की, तो ये एकदम से घबरा गई थी, जैसे एक मुजरिम घबरा जाता है। लेकिन फिर मैं इसीलिए चुप रहा कि अभी तक कोई भी सबूत मेरे हाथ नहीं लगा था। सच पूछो तो मैं तो हिम्मत हारने लगा था, क्योंकि कोई सिरा मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। और जिस दिन मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ इस औरत के घर गया, जो तुम्हें याद होगा, मैंने दीवार पर एक चीटी देखी थी और तुम्हें इस औरत को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ऐसा मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि ये खास किस्म की चींटी थी, जो सिर्फ वहाँ पर पाई जाती है जहाँ कहीं इंसानों की लाशें दबी होती हैं, और ऐसी चींटियाँ ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। एक बार मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ था, वहाँ पर मैंने इस तरह की चींटियों को देखा था। इसीलिए मुझे मालूम था कि कब्रिस्तान की चींटियों में और हमारे घर की चींटियों में बहुत अंतर होता है। कब्रिस्तान की चींटियाँ हमारे घरों की चींटियों से एकदम अलग होती हैं। इसीलिए जब मैंने कब्रिस्तान वाली चींटी इस औरत के घर की दीवार पर देखी, तो मैं समझ गया कि यहाँ आसपास ही कहीं कोई मुर्दा दफन है। और सच में ऐसा ही हुआ। उस औरत की जगह बताने पर आंगन को खोदा गया और वहाँ से उसके पति की लाश को निकाला गया। उसके बाद उस औरत को कानून की तरफ से सज़ा दी गई, क्योंकि इंसान के साथ कितना भी बड़ा जुल्म क्यों ना हो जाए, उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। थाने में ये मेरा पहला केस था, इसीलिए मुझे वो औरत नहीं भूली है। मैं सोचता हूँ कि गलती किसकी थी, उस औरत की या उसके माँ बाप की, या उसकी अपनी, या फिर उसकी बहन की, या फिर हमारे समाज की, जो नाजुक रिश्तों के बीच कोई पहचान ही नहीं रख पाते। साली आधी घरवाली है, इन जैसे घटिया शब्दों ने हमारे दिमाग में से रिश्तों की पवित्रता को ही ख़त्म कर दिया है। आखिर में इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।